मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आपका बायोलॉजी का जो लेक्चर था लास्ट वीक में जो हुआ था, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में ही बंद हो गया था, लेकिन हम कुछ बेसिक्स के साथ डील कर रहे थे। ओके, लेकिन आज बहुत सारे बच्चे जो है वो नए जुड़ने वाले हैं, तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब बायोलॉजी में सबसे बेसिक चीज क्या है, शायद आपको थोड़ा सा याद होगा, पहले लेक्चर के अंदर आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपको बायोलॉजी का डेफिनेशन बताया था। ओके, जस्ट अ मिनट। तो जब बायोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, तो आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉगस का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। सो हाउ वी हैव डिफाइंड बायोलॉजी? ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विथ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जहां पे हम लाइफ का क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। ये सिंपल सी चीज है। ओके, तो अभी अगर आप लाइफ के बारे में बात करते हो तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम बोलने वाले हैं सेल। सो जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस सेल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, विच इज द बेसिक मोस्ट थिंग्स इन द बायोलॉजी। आई रिपीट, ओके, व्हाट इज बायोलॉजी? इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ये आपके लाइफ के साइंटिफिक स्टडी के बारे में डील कर रहा है। और अगर आपको लाइफ के बारे में पढ़ना है तो ये सबको पता होगा कि हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ बनी है, द फर्स्ट लाइफ formed on the cell, or sorry, formed on the earth was in the form of a single cell. अर्थ के ऊपर जो पहली लाइफ बनी थी वो एक सिंगल सेल के फॉर्म में थी, और उसी सिंगल सेल से आज आपको अर्थ के ऊपर इतने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो बेसिक पॉइंट्स कुछ सेल के बारे में हमको पता होनी चाहिए। ओके, उन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का जो आपका टॉपिक है, we are going to deal with the organization of cell. हम किसके साथ डील करने वाले हैं? जो आपका टॉपिक है, it will be organization of cell. ओके, तो बेसिकली ये जो आपके सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला पॉइंट मेरा यहां पे ये है, द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट फ्रॉम वेरी स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, सबसे छोटे अगर हम बात करते हैं तो दे आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा, द ऑर्गेनिजम्स राइट फ्रॉम द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल फॉर्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, अप टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, जस्ट लाइक ह्यूमंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जस्ट लाइक मैं कह रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े ट्रीज है, या फिर ह्यूमन बॉडी को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, दे आर ऑल बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। ये सारे के सारे बेसिकली किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन द सेल? आई कैन से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Structural and functional unit of life is nothing but the cell. But यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, this is except viruses. अभी वायरस के बारे में अगर बात करेंगे तो एक वायरस ने तो मतलब कोहराम मचा के रखा हुआ है, सबको पता है कौन सा वायरस है। ओके, और फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ is known as cell, okay, except viruses. Why? Because viruses do not fit in the definition of cell. ये जो वायरस की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके सेल के डेफिनेशन में फिट होता ही नहीं है। एक्चुअली वायरसेस आर असेल्युलर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वायरस सेल के डेफिनेशन में फिट नहीं होता है? जनरली अगर हम देखते हैं किसी भी वायरस को, द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। ओके, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे शो किया है, ओके, दिस इज अ प्रोटीन कोट। ये आपके वायरस के बाहर की कवरिंग है, उसका प्रोटीन कोट है।
और अंदर आपको इस वायरस का क्या देखने को मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। मतलब बाहर के साइड में ये आपका प्रोटीन है और अंदर के साइड में जेनेटिक मटेरियल जो है या तो डीएनए हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है? आरएनए। तो दो ही चीजों से बना हुआ है। जब आप सेल की बात करते हो, आपने 10th स्टैंडर्ड तक ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ओके, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर वायरस में नहीं है। I repeat, viruses are made up of only and only two important components. The first component is protein. The second component is their genetic material, which is either DNA or what? RNA. तो ये सिंपल सी बात है। ओके, इसीलिए हमने कहा सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट वायरसेस। ओके, ना अगला पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। ये जो वर्ड है आपका सेल, इसको हटा दूंगा। ओके चलो बात करते हैं अगला जो कंसेप्ट है आपका। ओके, द वर्ड सेल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ओके, द वर्ड इज सेल्यूला। ये जो वर्ड सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके सॉरी, इट्स अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है एक। ओके, एंड द वर्ड इज, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जो आपका वर्ड है यहां पे सेल्यूला नाम का वर्ड है, एंड सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। ओके, इस वर्ड सेल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, शायद आपको यह पता होगा, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। इस सेल वर्ड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ये कहां से आता है? फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या है? स्मॉल कंपार्टमेंट। ओके, और ये सबसे पहली बार किसने यूज किया? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने, व्हेन ही ऑब्जर्व अ सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। कॉर्क इज अ स्मॉल स्लाइस, कॉर्क एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ वुड, लकड़ी का एक टाइप है। ओके, और उसका एक थिन सेक्शन, कॉर्क जो है, इसका एक थिन सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इट वॉज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने उसको ऑब्जर्व किया एंड ही फाउंड दैट द कॉर्क वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल हनीकोम लाइक कंपार्टमेंट्स। उसको वहां पे ऐसे बहुत सारे हनीकोम जैसे क्या देखने को मिले? कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। तो जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कंपार्टमेंट को लैटिन में या ग्रीक में क्या बोला जाता है? सेल्यूला। ओके, और इसका मतलब जो है वो क्या होता है? सेल। थोड़ा सा अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ओके, तो एक्चुअली जो आपके कॉर्क ने ऑब्जर्व किया था वो एक बार दिखा देता हूं। चलो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली कॉर्क को क्या दिखा, या फिर रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था कॉर्क के अंदर। ओके, सिंपल है, एक 2 मिनट के लिए होल्ड करना है। आई शो यू द इमेज। चलो यहां पे आ जाएगा सेक्शन ऑफ कॉर्क विच इज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। पूरा नाम डाल देते हैं साइंटिस्ट का। आपके सामने आने वाला है, इमेज जो है वो दिख जाएगी, डोंट वरी। तब तक मेरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं। ये जो वर्ड है सेल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ वर्ड सेल्यूला। सेल्यूला मींस अ स्मॉल कंपार्टमेंट। ओके, और ये चीज जो है ये आपके सामने है, इस तरह कुछ ये दिखता है। ओके, देखो बहुत सिंपल है, ये है सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व बाय हुक। ये आपके सामने है, ये प्रॉपरली आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद रॉबर्ट हुक ने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। ओके, एंड दैट वर्ड वाज सेल।
एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स विच आर ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जिस स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, एक्चुअली दे वेर सेल वॉल्स। ये जो स्ट्रक्चर थे ये एक्चुअली क्या थे, सेल वॉल्स थे। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जिन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया वो स्ट्रक्चर्स एक्चुअली क्या थे। तो मैं बात कर रहा हूं दीज स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द सेल वॉल्स। ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा सा रफ आइडिया आपको आ गया होगा। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, देयर इज वन साइंटिस्ट कॉल्ड एम जे शेल्डन। शेल्डन नाम का एक साइंटिस्ट है, ओके, हु इज अ वेरी फेमस बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट्स का स्टडी करते हैं। एंड वन मोर साइंटिस्ट यू हैव टू रिमेंबर, टी.एस. श्वैन। श्वैन वाज अ वेरी फेमस जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब ऐसे साइंटिस्ट जो आपके एनिमल्स का स्टडी करते हैं। तो शेल्डन ने बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी किया, आपके श्वैन ने बहुत सारे एनिमल्स का स्टडी किया, एंड व्हाट दे हैव सेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। एक और साइंटिस्ट के बारे में आपको याद रखना है, ओके, द नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज एंटोन वॉन लिवेनहॉक। He was the scientist who first discovered the microscope. ये पहला साइंटिस्ट है जिसने किसको डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप को। एंड ही रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ सम टाइप ऑफ सेल्स जस्ट लाइक ही सीन द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व सम सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी कुछ लोगों को यह भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो सकता है, जैसे मैंने और रॉबर्ट हुक ने जिस कॉर्क के सेक्शन को ऑब्जर्व किया था वो सेक्शन आपको दिखाया, उसी तरह ओके माइक्रोस्कोप भी देख लेते हैं एक बार कि किस तरह का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। सो एक बार देख लेते हैं। चलो, माइक्रोस्कोप डिजाइन बाय लिवेनहॉक, ये है इस तरह का माइक्रोस्कोप जो है ये लिवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था। ये भी आपको दिखा रहा हूं मैं, ओके, तो ये भी एक बार देख लो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिस वाज अ काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप व्हिच इज डिजाइन्ड बाय एंटोन वॉन लिवेनहॉक, पहला साइंटिस्ट जिसने माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। एंड ही रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ सम सेल्स जस्ट लाइक आई टोल्ड यू। ही ऑब्जर्व, इस माइक्रोस्कोप के नीचे क्या क्या ऑब्जर्व किया उसने, आरबीसीज, आपके ब्लड के रेड ब्लड सेल्स, सम बैक्टीरियल सेल्स, ही आल्सो ऑब्जर्व ह्यूमन स्पर्म्स। ओके, एंड ये एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज रुडोल्फ विर्चो। और विर्चो का स्टेटमेंट ये था, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स होते हैं वो कहां से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ऐसा कोई जादू नहीं हो रहा है कि ऑटोमेटिकली आपका सेल बन रहा है। मान लो कि मेरे पास ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड होके दो नए सेल्स बनेंगे। मतलब एक सेल जब डिवाइड होगा तब आपके दो नए सेल्स बनने वाले हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो जब मैं इस सेल की बात करूंगा, एक्चुअली दिस सेल इज अराइजिंग फ्रॉम दिस सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। आगे यही सेल डिवाइड होके और दो नए सेल्स बनने वाले हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है आपके सेल के हिस्ट्री में जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट पता होने चाहिए। ओके, और फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो सारे साइंटिस्ट है इन सब का वर्क कंबाइन किया गया
एंड दे फॉर्म्ड सेल थ्योरी। एक थ्योरी बन गई, उस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेल डॉक्ट्राइन। ओके, ये सेल थ्योरी क्या है, सेल डॉक्ट्राइन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले देयर इज वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of structure and function of cell। आपके बायोलॉजी में एक ब्रांच है जहां पे आप सेल्स के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, उसकी ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हो। सेल से रिलेटेड कोई भी स्टडी अगर आप कर रहे हो, सो दिस टाइप ऑफ स्टडी विल बी नोन एज साइटोलॉजी, और इट कैन बी ऑल्सो नोन एज अ सेल बायोलॉजी। सेल से रिलेटेड कोई भी स्टडी होगा आपका, ओके, तो उस स्टडी को आप क्या बोल सकते हो? ओके, जस्ट अ मिनट। दो मिनट देने सिर्फ। ठीक है, ओके, तो पॉइंट्स को रिपीट करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, तो वापस एक बार यहां पे लिखने वाला हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपलेस्ट टू लार्जेस्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल से लेकर कहां तक, लार्जेस्ट तक, ऑल आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। ये सारे के सारे बेसिकली किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ओके, दूसरा पॉइंट आपने लिखा सेल की डेफिनेशन। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and which type of unit? Functional unit of life except viruses। okay, बाद में आपने कहा word cell is obtained from a Latin word cellula। cellula means a small compartment। cellula का मतलब क्या होता है? एक small compartment होता है। ये जो word है cell, it was first given by scientist Robert Hooke। okay, something around in 1665, when he observed a section of cork under microscope, and he found that the cork was made up of many small honeycomb like compartments। okay, उसके बाद जो दो मेन साइंटिस्ट आपने याद रखने हैं, वो है शेल्डन, और दूसरे जो साइंटिस्ट है वो है आपके श्वैन। शेल्डन जो है मैंने बताया बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी किया। श्वैन जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल का स्टडी किया, और दोनों ने मिलके एक ही स्टेटमेंट दिया, एंड द स्टेटमेंट वाज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली किससे बने हुए? सेल से बने हुए हैं। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट कौन सा याद रखना है आपको? एंटोन वॉन लिवनहॉक। ओके, तो लिवनहॉक ने क्या किया? तो सबसे पहले क्या डिस्कवर किया है? माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप के अंदर ही रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ सम सेल्स जस्ट लाइक आरबीसीज, यू कैन से बैक्टीरिया एज वेल एज ह्यूमन स्पर्म। एक और साइंटिस्ट जो हमको याद रखना है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज रुडोल्फ विर्चो। विर्चो का स्टेटमेंट ये था, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और फिर लास्ट में आपने बात किया किसका? साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of structure and function of cell। इसको आप सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हो। और फाइनली मैंने आपको ये बताया कि ये जो सारे साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट का जो वर्क है, इट वाज कंबाइंड टू फॉर्म सेल थ्योरी। इस वर्क को कंबाइन कर दिया और क्या बन गई? आपकी सेल थ्योरी बन गई, या फिर बन गया आपका सेल डॉक्ट्राइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर, Sheldon and Schwann are regarded as founders of cell theory। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है कि सेल थ्योरी के फाउंडर्स कौन हैं। तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए शेल्डन एंड श्वैन। These two are regarded as the founder or founders of, you can say, cell theory और cell doctrine। okay, तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अभी हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी की। ओके, तो मॉडर्न वर्जन जो है सेल थ्योरी का, यहां पे लिखता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट
मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। यहां पे इसके कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट ये है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ओके, सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या है? सेल इज द बेसिक which type of unit? Structural and functional unit of life. Functional unit of what? Life. This is the second statement of your cell theory. Okay, तीसरा स्टेटमेंट क्या है जो अभी आपने पढ़ा? that all cells arises from pre-existing cells. सारे के सारे सेल जो है वो कहां से अराइज हो रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल है, ऑल सेल्स कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पहले जो 3 पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ओके, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए थे, वही रिपीट हो रहे हैं। ओके, ये पॉइंट कुछ नया है। हर सेल के अंदर, ऑल सेल्स, ओके, ठीक है, राइटिंग इज नॉट क्लियरली विजिबल, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लो। ओके, क्योंकि मैं बड़े साइज का मार्कर यूज कर रहा हूं। अगर आपके साइड से आप रिजोल्यूशन को बढ़ा लेते हो तो शायद ये क्लियरली दिखने लगेगा, डोंट वरी। सो मैं बोल रहा हूं, ऑल सेल्स आर कंटेनिंग विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, इट गेट पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब वो सेल डिवाइड होती है, एक सेल डिवाइड होके 2 नए सेल्स बनते हैं, तो ये सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक पास हो जाती है। सिंपल। ओके, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फाइनल स्टेटमेंट क्या है आपके सेल थ्योरी का? ओके, दैट इज, यू कैन से ऑल सेल और योर सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। आपका जो सेल है वो किस तरह का यूनिट है? इंडिपेंडेंट यूनिट है, कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। मतलब सेल खुद के डुप्लीकेट कॉपीज जो है वो खुद बना सकता है। एंड देयर आर सम सेल्स विच आर टोटीपोटेंट। कुछ सेल्स होते हैं जो कैसे हो सकते हैं? टोटीपोटेंट हो सकते हैं। इस वर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है। ओके, लेकिन फिलहाल आपकी जो सेल थ्योरी है, सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, इससे सिंपल तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ओके, मैंने बोला कि जो मॉडर्न वर्जन है सेल थ्योरी का, इट इज स्टेटिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट? लाइफ। अगला पॉइंट क्या बताया आपने? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद था, ऑल सेल्स आर कंटेनिंग विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। शायद ये सबको पता होगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन मोस्टली कौन से फॉर्म में होता है? डीएनए के फॉर्म में होता है, विच गेट पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एट द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जब वो सेल डिवाइड होगा, वो इंफॉर्मेशन एक सेल से अगले सेल में पास हो जाएगा। एंड फाइनली सेल जो है वो किस तरह का यूनिट है? इंडिपेंडेंट है, कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, मतलब वो खुद के डुप्लीकेट कॉपीज जो है, ओके, वो खुद बना सकता है। एंड फाइनली देयर आर सम सेल्स व्हिच आर टोटीपोटेंट। तो जैसे मैंने बोला कि ये 4-5 पॉइंट जो है वो सबको समझ में आ गए होंगे। यस, चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बोलो, ओके, कि ये आपको समझ में आया नहीं आया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, सो दैट हमको ये भी पता चलेगा कि आप लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यस, चलो केशव का रिस्पॉन्स आ चुका है, क्या बात है केशव, वेरी गुड। प्रतिभा, भास्कर, रोहिणी, क्या बात है रोहिणी। आर्यन को भी समझ में आ रहा है। चलो बाकी के जो भी लोग लाइव है, सब लोगों ने रिस्पॉन्स करना है, फटाफट रिस्पॉन्स कर दो। संदेश का भी रिस्पॉन्स आ चुका है, क्या बात है संदेश। समृद्धि, क्या बात है। शुभम, वेरी गुड।
ठीक है, चलो सब लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अभी बात करते हैं इस वर्ड के बारे में, टोटीपोटेंट क्या होता है। चलो, सो देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड टोटीपोटेंसी। एक कंसेप्ट है जिसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं हम, टोटीपोटेंसी ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या है, द मीनिंग इज वेरी सिंपल, इट इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल। क्या बोल रहा हूं, आराम से सुनना है। एबिलिटी ऑफ सिंगल, विच टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल, टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू प्लांट। अगर आप सिंगल प्लांट सेल लेते हो तो उस प्लांट सेल से आपको एक पूरा नया प्लांट मिल सकता है, पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है। तो ये जो एबिलिटी है उस सिंगल सेल की, एक पूरे नए प्लांट में कन्वर्ट होने की, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। और इसी के ऊपर बेस्ड है आपका कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। फिलहाल तो 11th के सिलेबस में नहीं है, जब आप 12th में जाएंगे तब ये टिश्यू कल्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एटलीस्ट कानों के ऊपर कभी ना कभी तो गया होगा ये, या कभी सुना होगा कि टिश्यू कल्चर नाम का कोई कंसेप्ट होता है। शॉर्टकट में बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये टिश्यू कल्चर होता क्या है, या एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है हमको, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है कि कंसेप्ट क्या है। बात करते हैं, एक प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, एंड द एग्जांपल इज बनाना। ओके, तो बनाना का प्लांट अगर आपको लगाना है तो शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका कोई सीड वगैरह नहीं मिलता है। जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा सा पार्ट होता है बनाना प्लांट का। ओके, दैट प्लांट इज कॉल्ड, और दैट पार्ट इज कॉल्ड राइजोम। अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इतने बड़े साइज का हो सकता है, बहुत बड़ा होता है, समथिंग लाइक दिस। और ये ऊपर आपका फिर बनाना का प्लांट होता है। तो मैं बोल रहा हूं ये जो अंडरग्राउंड पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, राइजोम। मान लो कि कोई फार्मर है, 10 एकर्स ऑफ लैंड है, 10 एकड़ जमीन है उसकी, और पूरा उसको बनाना लगाना है। थाउजेंड्स ऑफ बनाना प्लांट वहां पे लगेंगे। तो थाउजेंड्स ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइजोम इज रिक्वायर्ड। इन द ओल्ड डेज, अर्लियर डेज, जब हमको ये टेक्निक पता नहीं थी टिश्यू कल्चर की, तो उस टाइम पे ये प्रोसेस बहुत टीडियस था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन इसको बहुत सिंपल बनाया किसने, टिश्यू कल्चर ने। अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज होगा आपको, तो अभी जहां पे भी बनाना की खेती की जाती है, जो फार्मर्स बनाना के प्लांट्स लगाते हैं, दे आर 100% कन्वर्टेड टू टिश्यू कल्चर बनाना। टिश्यू कल्चर का ही बनाना यूज किया जाता है। तो मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो देखो क्या करेंगे हम, यहां से एक छोटे से पीस को कट कर लेंगे। राइजोम का मैंने एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लिया, कट कर लिया उसको। ओके, और इसको हम लेके आ गए एक लैबोरेटरी में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको स्टरिलाइज करेंगे। स्टरिलाइज मतलब मान लो कि आपके लैबोरेटरी में एक कांच की डिश होती है, पेट्री डिश जिसको बोला जाता है। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, कुछ वर्ड्स में यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। एक कांच की डिश होती है, पेट्री डिश जिसको बोलते हैं हम, और उसके अंदर हमने ले लिया है, से फॉर एग्जांपल 1% HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड लिया है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, आप 70% इथेनॉल भी ले सकते हो। ओके, और इस पार्ट को यहां पे मैंने डाल दिया, सिंपल। ये आपका जो केमिकल है, एक्चुअली ये जो टेक्निक की बात कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं स्टरिलाइजेशन। उस केमिकल में इसको हम डिप कर देंगे फॉर 10 मिनट्स ओनली, 10 मिनट के लिए वहां पे डाल के रखना है। ये केमिकल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबको किल कर देंगे। किलिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इज कॉल्ड स्टरिलाइजेशन। स्टरिलाइजेशन हो गया, 10 मिनट के बाद इसको बाहर निकालो, एंड यू हैव टू वॉश इट विद डिस्टिल वाटर। 2 से 3 बार उसको आपको डिस्टिल वाटर में वॉश कर लेना है। बाद में क्या करेंगे हम, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वन न्यूट्रिएंट मीडियम। एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे हम। मान लो कि मैंने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर पानी डाला, और उस पानी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी है। मतलब यहां पे मैंने नाइट्रोजन डाला है, फास्फोरस, पोटेशियम, ओके, उसके बाद ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ हार्मोन्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये सब हमने डाल दिए। और एक व्हाइट कलर का पाउडर डाला जाता है, द नेम ऑफ पाउडर इज अगर अगर। बहुत इंटरेस्टिंग है,
अगर अगर नाम का पाउडर जब आप डालेंगे तो ये जो लिक्विड मीडियम बना था, पानी में मिक्स किया आपने, मतलब वो एक लिक्विड सॉल्यूशन बना है। लेकिन अगर अगर की पाउडर डालेंगे उसमें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेमी सॉलिड फॉर्म में। सेमी सॉलिड मतलब ना पूरी तरह सॉलिड है ना पूरी तरह लिक्विड है, जस्ट लाइक योर टूथपेस्ट, ये सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आता है। ओके, तो इसके ऊपर हम इस चीज को रख देंगे, ये जो आपने स्टरलाइज कर लिया था इसको मैंने रख दिया। ओके, और इसका टेम्परेचर हम रख देंगे 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 प्लस 2 27, 25 माइनस 2 इज 23। सो 23 से 27 के बीच में कुछ भी टेम्परेचर रेंज रख सकते हो आप। इनक्यूबेटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां पे रख दिया। ओके, कुछ दिनों के बाद ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके साइज में बड़ा हो जाएगा। जो छोटा सा टुकड़ा लिया था वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, उसके सेल्स डिवाइड होंगे और उसकी साइज बढ़ जाएगी, साइज में वो बड़ा हो जाएगा। जब वो साइज में बड़ा होगा इट विल बी नोन एज कॉलस। अभी हम क्या करेंगे, मान लो कि ये मेरे पास कॉलस है, आई विल कट दिस कॉलस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस कॉलस को हम, और हर पीस को एक नए न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे। मान लो कि ये एक पीस है, यहां पे मैं शो कर रहा हूं, इस पीस को मैंने यहां पे डाला। ओके, ये छोटा सा पीस है यहां पे, और यहां पे एक हार्मोन है, द नेम ऑफ हार्मोन इज ऑक्सिन। जैसे आपके बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट बॉडी में भी होते हैं। तो उस हार्मोन को यहां पे मैंने डाला हुआ है सॉल्यूशन में, वापस 8-10 दिन 15 दिन तक रखना है। वही टेम्परेचर है 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, और आफ्टर दैट यू कैन गेट द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। 8-10-15 दिन के बाद आपको दिखेगा कि वहां पे क्या बन गए, आपके रूट्स बन गए। बाद में इसी चीज को मैं बाहर निकालूंगा, इसको एक नए न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करूंगा, और ये जो नया न्यूट्रिएंट मीडियम है इसके अंदर दूसरा एक हार्मोन अभी हम ऐड करेंगे विच इज कॉल्ड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन है। अभी साइटोकाइनिन में ऑलरेडी रूट्स बन गए हैं, साइटोकाइनिन की वजह से बनेगा आपका शूट। ओके, और देखो क्या हो गया, एक छोटा प्लांट बन गया वहां पे ऑलरेडी। अगर आपने कॉलस के 100 पीसेस किए हैं तो एट अ टाइम आपको ऐसे कितने प्लांट्स मिलेंगे, 100 प्लांट्स मिलेंगे। ओके, देखो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, मैं वापस एक बार बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि यहां से आपको मैं बोल रहा हूं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब आप जाते हो, बहुत बार हम सोचते हैं कि सर एजुकेशन लेंगे अच्छा जॉब मिलेगा, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि 2 सालों में आपको अलग अलग बिजनेस आइडियाज देते जाएगा। मतलब आपका 12 साइंस खत्म करने के बाद इफ यू एंटर इनटू द बायोटेक्नोलॉजी, जो एक बहुत पोटेंशियल फील्ड है, बायोटेक में अगर आप करियर करते हो तो ये चीजें सारी आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया हुआ है। टिश्यू कल्चर का जो कंसेप्ट है ये आगे जाके और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। फिलहाल तो कुछ लिमिटेड क्रॉप्स में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की बात अगर हम कर रहे हैं, it has a very vast applications in agriculture, environmental science as well as in the field of medicines. आपके बेसिक नीड जो है फूड है वो जहां से आता है वो है एग्रीकल्चर। दूसरी चीज आपकी और एक बेसिक नीड फिलहाल तो बन गई है मेडिसिन, डॉक्टर्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो मैं बोल रहा हूं ये चीज। और तीसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है आपका एनवायरमेंट, जो है आपका क्लाइमेट। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो वायरस इतनी तबाही मचा रहा है इट इज ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो देखो मैंने 3 सेक्टर्स के नाम लिए, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंटल साइंस है, और फिर आपका जो है फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। बायोटेक्नोलॉजी हैज गॉट वाइड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस, और ये सारी चीज जो है ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में ही आती है। तो मैं बोल रहा हूं कि हमेशा ये बोलता हूं कि आगे का जो ईरा होगा आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, 2-3 टेक्नोलॉजीज जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमको करने पड़ेंगे, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, जिसके अंदर आपका ओके ये भी आता है नैनो टेक्नोलॉजी, जो नया फील्ड है फिलहाल। कुछ सालों पहले जैसे बायोटेक्नोलॉजी नया था, फिलहाल नैनो टेक्नोलॉजी नया है। शायद सर ने आपको कभी बताया होगा। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में एक छोटी सी चीज शेयर करता हूं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर सकता है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ओके, मतलब मान लो कि मैंने कोई शर्ट पहना हुआ है
तो ऐसे शर्ट्स आएंगे जो उनके कलर खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं। शर्ट के अंदर एक चिप बिठाया जाएगा, ओके, और वो चिप जो है, उस चिप की मदद से, मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से आप चाहे जो डिजाइन उसके ऊपर बना सकते हो। शर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिजाइन सिलेक्ट करो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मिरेकल्स, ऐसे कुछ चीजें जो है फ्यूचर में हमको देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्टली चेंजिंग, बहुत फास्ट चेंज कर रही है, और हमको उस टेक्नोलॉजी के लिए रेडी होना है। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो फिर बात नहीं बनने वाली। हमको समय के साथ चलना है, समय के साथ बदलना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, टोटीपोटेंसी। इसमें से कुछ भी ध्यान में नहीं रहा तो भी चलेगा, मैं वापस एक बार बोल रहा हूं। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू डेवलप इनटू एन एंटायर न्यू प्लांट, दिस इज नोन एज टोटीपोटेंसी। एक और क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। आप बोलेंगे कि सर आपने यहां से लिया था पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट से लिया था कुछ, तो क्या सिर्फ यही चलेगा, दूसरा पार्ट नहीं चलेगा? डेफिनेटली ये ध्यान में रखना है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स आर शोइंग दिस एबिलिटी। मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको अंडरग्राउंड पार्ट से ही कुछ लेना है। यू कैन टेक लीफ, आप लीफ का पार्ट ले सकते हो। यू कैन टेक अ पार्ट ऑफ स्टेम, यू कैन टेक अ पार्ट ऑफ रूट, यू कैन टेक एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर, देन फ्रूट, मे बी सीड, मे बी एम्ब्रियो। प्लांट के किसी भी पार्ट से कोई भी सेल ले लो। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लांट के किसी भी पार्ट से कोई भी सेल ले लो, ओके, यू विल गेट दिस एबिलिटी कॉल्ड टोटीपोटेंसी। हर सेल के अंदर है, वो सेल एक पूरे नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। इसी तरह का एक कंसेप्ट जो है वो है प्लूरीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी देख लिया हमने, अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? प्लूरीपोटेंसी की। तो प्लूरीपोटेंसी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्लूरीपोटेंसी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल एनिमल सेल, एबिलिटी ऑफ सिंगल, विच टाइप ऑफ सेल? एनिमल सेल, टू डेवलप इनटू एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये थोड़ा अलग है। सिंगल एनिमल सेल जो है वो आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकती है। ओके, इस एबिलिटी को क्या बोलना है आपको? प्लूरीपोटेंसी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ऑल एनिमल सेल्स आर नॉट प्लूरीपोटेंट। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में से एक सेल मैंने निकाल लिया, ओके, और मैं बोलूंगा कि इस सेल को अभी मैं लैबोरेटरी में लेके जाता हूं और इसको हार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, या फिर इसको ब्रेन में कन्वर्ट कर देता हूं, या फिर इसको लीवर में कन्वर्ट कर देता हूं। नहीं होगा। ओके, ओनली स्टेम सेल्स शो दिस एबिलिटी। ये स्टेम सेल्स शायद आपने सुना होगा। स्टेम सेल्स फिलहाल आपके मेडिकल फील्ड को रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, ओके, जो है आपके कौन से सेल्स? स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल्स सिर्फ दो ही जगह पे पाए जाते हैं। एक होता है द सेल्स ऑफ फीटस। फीटस मतलब अनबॉर्न बेबी, जिसका अभी बर्थ नहीं हुआ है, उसके जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। और अभी के बारे में अगर बात करेंगे तो आपका जो बोन मैरो होता है, इस बोन मैरो के अंदर आपको कौन से सेल्स मिलेंगे? स्टेम सेल्स। शायद आपने टीवी के ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड बैंकिंग। किसकी बैंकिंग बोल रहा हूं मैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, मराठी मध्ये सांगतो, बाळाची जी नाळ असते, ओके, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो होता क्या है कि एक कंसेप्ट अभी ये चला है कि अगर किसी बेबी का बर्थ होता है, जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तो उसको एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। वो आप कितने भी सालों तक प्रिजर्व कर सकते हो। आपको लगता है 50 सालों तक प्रिजर्व करके रखना है, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा होगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, पहले तो ये बता देता हूं। आप बोलेंगे सर 50 सालों तक उस टुकड़े को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे? द टेक्निक यूज्ड इज क्रायो प्रिजर्वेशन। कौन से टेक्निक के मदद से हो सकता है? ये क्रायो प्रिजर्वेशन का टेक्निक है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल मटेरियल इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब किसी चीज को आप लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर रहे हो जिसका टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस। आप बहुत ज्यादा सालों तक उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है? फायदा बताता हूं। मान लो कि कोई बेबी है, उसकी बर्थ हो गई, ओके, और उस बर्थ के बाद
अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने प्रिजर्व करके रखा है। और वो जो बेबी है वो अभी हो चुका है 70 साल का, एंड एट द एज ऑफ 70 ईयर्स उसका लीवर 100% खराब हो चुका है, फेल हो चुका है। तो आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो लीवर डोनर मिलना या फिर किसी के किडनीज फेल हो गए तो किडनी डोनर मिलना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर डोनर मिल भी जाता है तो वो किडनी मैच होगी नहीं होगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करके रखा है तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके आएंगे, वहां से एक सेल को हम निकालेंगे, लैबोरेटरी में उसको कल्चर करेंगे और उस सेल से सीधा क्या बन सकता है, लीवर बन सकता है, या फिर उस सेल से सीधा हम किसको बना सकते हैं, किडनी को बना सकते हैं, और ये डायरेक्टली उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैच होने का कोई सवाल आता ही नहीं है क्योंकि वो उसी के बॉडी पार्ट से बना हुआ है। तो ये है आपका स्टेम सेल का बैंकिंग। तो फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है, ओके आपको लग रहा है कि अभी मैं 50 साल का हो गया हूं, मेरा हार्ट जो है वो अभी बूढ़ा हो गया है, मुझे नया हार्ट चाहिए, आप ले सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूं, ओके जोक्स अपार्ट, ओके ये टेक्निक जो है अभी नहीं है, थोड़ी कॉस्टलियर भी है, ओके इसको बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने में अभी थोड़ी देर है, लेकिन साइंस जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। साइंस में बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए रिवोल्यूशंस आ रहे हैं। तो उसमें से एक रिवोल्यूशन ये भी है स्टेम सेल। ओके ये कुछ बैंक्स है जो आपके अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ प्लूरीपोटेंसी। ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। ओके नाउ ये एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार बता देता हूं। टोटीपोटेंसी प्लांट्स में है, प्लूरीपोटेंसी एनिमल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटीपोटेंसी में सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, पूरा प्लांट बन रहा है। प्लूरीपोटेंसी में सिर्फ सिंगल सेल से एक क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, एक ऑर्गन ही बन रहा है, सिर्फ पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा या फिर डायरेक्टली क्लोन नहीं बन जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट्स में से कोई भी सेल ले लो सब टोटीपोटेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स में सारे सेल्स प्लूरीपोटेंट नहीं होते हैं। ओके ओनली एंड ओनली स्टेम सेल्स हैव दिस एबिलिटी। स्टेम सेल्स सिर्फ दो ही जगह पे मिलेंगे, या तो सेल्स ऑफ फीटस या फिर आपके बोन मैरो के सेल्स। ओके ये किसके सेल्स होते हैं, आपके बोन मैरो के सेल्स होते हैं। तो ये है कंसेप्ट किसका, आपके प्लूरीपोटेंसी का। फिलहाल शुरू के दिन है, ऑनलाइन मोड में हम हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, आराम से जाएंगे धीरे से। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में 4-5-6 टॉपिक खत्म हो गए फिर आपको लगेगा कि अरे सिलेबस तो बहुत स्पीडीली आगे जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बहुत आराम से धीरे धीरे से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके तो आज के लेक्चर में देखो कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है हमने। 2 मिनट में अगर बात करूंगा तो सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या है, साइटोलॉजी क्या है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, शेल्डन और श्वैन ने क्या किया, उसके बाद विर्चो ने क्या किया, और सेल थ्योरी, इतना ही पढ़ा है हमने। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और थोड़ा सा आपका कंसेप्ट ऑफ सेल थियरी, जिसके अंदर आता है टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी। ओके ये कंसेप्ट्स हमने समझे। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके आज के बाद एक और चीज ध्यान में रखनी है, हर लेक्चर के बाद 10 मिनट का डाउट सेशन होगा, और डाउट्स जो है वो बेझिझक आपको पूछने हैं। ओके मैं बोल रहा हूं, अगर डाउट्स भी आते हैं लेक्चर जब आप अटेंड करोगे तो एक काम करना है, नोटबुक साथ में लेके बैठना है। तो जो भी कुछ चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी आप मेरे सामने तो नहीं हो, जब आप सामने होते हो तो आपका चेहरा पढ़ के समझ में आ जाता है कि आपको कंसेप्ट समझा या नहीं समझा है। लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं हो, इसलिए नोट डाउन करो, अगर कोई वर्ड है, कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है, लास्ट के 10 मिनट में आप पूछ सकते हो। तो फिलहाल अभी भी ओके आप कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। केशव ने कुछ पूछा है, सर एनीवन ऑब्जेक्ट वी हैव प्रिजर्व ऑफ पार्ट। केशव आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ओके वापस एक बार पूछो। सर एनीवन ऑब्जेक्ट वी हैव प्रिजर्व ऑफ पार्ट। केशव नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो। बाकी के लोगों को समझ में आ गया है जो आप पढ़ा है, जो भी। यस रोहिणी पूछ रहे सर व्हाट इज द रोल ऑफ अगर। रोहिणी देखो बेटा, ये अगर अगर जो है ना एक व्हाइट कलर का पाउडर है जो एक्चुअली अलगी से बनता है, रेड अलगी होता है उनसे ये बनता है। और जब हम ये पाउडर उस लिक्विड मीडियम में डालते हैं
तो मैं बोल रहा हूं कि ये लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सेमी सॉलिड। वो सेमी सॉलिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो कि ये आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है और यहां पे मैंने वो डाल दिया है, अगर वो लिक्विड है तो वो पार्ट उसके अंदर चला जाएगा, और जब वो अंदर चला जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे मीडियम कौन से फॉर्म में चाहिए, सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड बनाने के लिए अगर अगर नाम का पाउडर वहां पे डाला जाता है। तो आई थिंक रोहिणी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दिस इज द रोल ऑफ अगर अगर। वेदिका पूछ रही है व्हाट इज दैट बैंक्स आर कॉल्ड एज। वेदिका देखो, देख बैंक को ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है इसके अंदर। शायद आपने देखा होगा कि पुणे में कोई एक बैंक था, ओके, और ऐश्वर्या राय बच्चन वाज अ ब्रांड एम्बेसडर। कुछ दिन उनका टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी चला था कि ये जो स्टेम सेल्स है आपके बच्चे के, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो तो ये फ्यूचर में उस बच्चों को या उस बच्चे को 80 अलग अलग बीमारियों से बचा सकता है। और कॉस्ट भी बहुत कम था, शायद 20,000 के आसपास कुछ कॉस्ट था, ओके, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल तक उसको संभाल के रखेंगे, ओके, 20,000 के चार्ज में। तो आई थिंक ऐसा कुछ था वहां पे, स्पेसिफिक ऐसे कुछ नाम नहीं है। अच्छा, आर्यन को अगर अगर का फोटो देखना है, देख लेते हैं। मिलेंगे तो देख लेंगे, डोंट वरी। क्रायोप्रिजर्वेशन इस टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल नाउअडेज। यस संदेश, डेफिनेटली। जब तक इमेज लोड हो रही है तब तक और कोई डाउट है तो पूछो। यस केशव, आप कॉल कर सकते हो लेक्चर के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी तो ये अगर अगर का पाउडर का सिर्फ बॉटल ही दिखा रहा है, बॉटल सी दिख रहे हैं हमको, ओके, एक्चुअल पाउडर जो है वो नहीं दिख रही है। ये है आपके सामने। चलो, इस तरह का पाउडर, जैसे मैंने बोला व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बहुत सिंपल है। ये है आपके अगर अगर का पाउडर, इस तरह दिखता है। भास्कर पूछ रहा है सर कैन बी कल्चर एनिमल सेल्स। डेफिनेटली भास्कर, एनिमल सेल्स को भी कल्चर कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एनिमल सेल्स को कल्चर करके आप सिर्फ ऑर्गन्स बना सकते हो, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। ओके, यस मीट जूम कर दिया है मैंने, देख लो। संदेश, ये जो अगर अगर नाम का पाउडर है ये अलगी से बनता है। अलगी इज वन टाइप ऑफ प्लांट, एक प्लांट का टाइप है, ओके, और उससे बना हुआ है, उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, ओके। तो ये है कंपोजिशन। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, इसको हटा देता हूं फिलहाल तो। यस, योर डाउट्स आर वेलकम, जल्दी जल्दी पूछ लो जो भी डाउट्स है। जैसे सर ने आपको बताया होगा कि एक बैच के एडमिशंस फुल हो चुके हैं, सेकंड बैच के एडमिशन चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आपके एडमिशंस आप कंफर्म करो। कुछ दिनों के बाद बाकी के टीचर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ऑलरेडी आपको 4 सब्जेक्ट के 4 टीचर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं लास्ट वीक में, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रामराज में ये कल्चर है कि टीचर में और स्टूडेंट में कोई बैरियर नहीं होता है, ओके, एकदम फ्री माइंड से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो। आपको जितने भी डाउट्स आएंगे यू कैन आस्क एनी टाइम टू एनी टीचर, ओके। एडमिशन कंफर्म होने के बाद हर टीचर का पर्सनल नंबर भी आपके पास होगा, आप कभी भी कॉल करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यस, और किसी को कुछ डाउट है? चलो, वेदिका का डाउट क्लियर हो चुका है, वेरी गुड वेदिका। कल का जो लेक्चर रहेगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम सेल्स के टाइप पढ़ने वाले हैं, ओके। तो कल के लेक्चर को भी रेगुलरली अटेंड करना है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे उनको भी लिंक फॉरवर्ड करो, उनको भी सजेस्ट करो, क्योंकि फिलहाल तो ये जो फाउंडेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ओके। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या है, तो आपको टीचर्स देखने को मिल रहे हैं, उनका टीचिंग मेथड देखने को मिल रहा है, और आप ये सोच सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप आपका डिसीजन ले सकते हो कि एडमिशन कंफर्म करना है या नहीं करना है। तो मैं बोल रहा हूं इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पहले फीस भरो फिर टीचर देखने को मिलेंगे। आराम से 8-10 दिन टीचर्स को देख लो, आराम से एनालाइज कर लो कि कैसे पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। तो
आर्यन जूम से अच्छा यहां पे होगा आपको, क्योंकि देखो यहां पे जो इंटरैक्टिव पैनल है बेटा, ये अगर किसी ने पूछ लिया मुझे कि सर अगर अगर पाउडर क्या है, तो इमीडिएटली मैंने शो कर दिया। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। यस तो ठीक है, आई थिंक किसी को कुछ डाउट्स नहीं है। कल के लेक्चर को वापस एक बार सब लोगों ने ज्वाइंट हो जाना है, क्योंकि इसका अगला जो पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर अटेंड किया है, कल का नहीं करेंगे, परसों का करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो रेगुलरली लेक्चर अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल का लेक्चर वापस एक बार प्रॉपरली अटेंड करो, कल के लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए यहां पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।